वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि हमारा जो गेमिटोफाइट है, ठीक है, हमारा जो गेमिटोफाइट है उस गेमिटोफाइट में क्या हुआ था कि हमने एक तो स्पर्म का डेवलपमेंट कर लिया था, मतलब एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कर लिया था, और दूसरा हमने एग बना लिया था जो हमारा आर्किगोनियम में बन गया था, यानी कि आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कर लिया था। ये दो चीजें हम कर चुके थे। क्लियर है बात? अब यहाँ पर हम इन दोनों का, स्पर्म का और एग का, करेंगे फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन से बनेगा हमारा एक जाइगोट, और वो डेवलप होगा किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। जो हमारा एम्ब्रियो होगा उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लाइकोपोडियम के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का वर्णन करिए। ठीक है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की। जो पूरा हमने पढ़ लिया एम्ब्रियो को डेवलपमेंट होने के बाद में जो हमारा स्पोरोफाइट बन जाएगा, उस स्पोरोफाइट तक का, वापस स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट बनने तक का जो प्रोसीजर है वो हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल के अंदर। यानी कि पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, और लास्ट में ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज हमारा लाइकोपोडियम का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इक्विसिटम की। ठीक है, चलिए। तो जो है फर्टिलाइजेशन वो कैसे होता है इसको हम समझते हैं। देखो, फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है एग का और स्पर्म का होगा, है ना, एग और स्पर्म का। हमने देखा था कि हमारे पास में एक गेमेटोफाइट था। दोबारा से हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसी चीज को कि हमारे पास इस तरह का एक गेमेटोफाइट है, ठीक है, इस तरह का एक गेमेटोफाइट है। और इस गेमेटोफाइट में हमारे पास में यहाँ पर है आर्किगोनियम। यहाँ पर क्या लग रही थी? हमारी आर्किगोनियम लग रही थी, और इस जगह पर हमारे लग रहे थे एंथ्रीडिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे एंथ्रीडिया थी, यहाँ पर हमारी आर्किगोनियम थी। तो एंथ्रीडिया ने तो किसका फॉर्मेशन किया? स्पर्म का फॉर्मेशन किया। और जो स्पर्म थे वो स्पर्म कैसे थे? स्पर्म थे वृक्क के आकार के, और उनके जैसे दो दो फ्लैजिला थे। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है हमें कि लाइकोपोडियम में बाइफ्लेजिलेट स्पर्म होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जूस्पोर। क्या बोलते हैं? जूस्पोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जूस्पोर मान लो इनको आप, ठीक है, या आप इनको मान लो स्पर्म। तो ये स्पर्म है और ये यहाँ से निकल गए हैं। निकले कैसे? कि जो हमारी एंथ्रीडियम है वो फट गई है, और उस फटने के बाद में वहां से वो सारे के सारे स्पर्म जो है वो रिलीज हो गए। रिलीज होकर कहाँ आ गए? पानी में आ गए। क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो हमारी आर्किगोनियम होती है वो लेट परिपक्व होती है, जबकि हमारी जो एंथ्रीडियम होती है वो पहले परिपक्व हो जाती है। मतलब जो पूधानी होती है वो पहले परिपक्व हो जाती है, इसे बोलते हैं हम पुपूरी अवस्था। ठीक है, प्रोटेंट्री अवस्था, प्रोटेंट्री अवस्था, ठीक है। और इसमें जो पूधानी है वो जो हमारी स्त्री धानी होती है, यानी कि जो आर्किगोनियम होती है, उससे पहले परिपक्व होती है। आर्किगोनियम यानी कि स्त्री धानी बाद में परिपक्व होती है, और जो हमारी पूधानी होती है वो पहले परिपक्व हो जाती है। तो स्पर्म को क्या कर दिया जाता है? पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हमारी आर्किगोनियम परिपक्व हो गई। जब तक आर्किगोनियम परिपक्व नहीं होगी तब तक फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हमारी ये आर्किगोनियम थी। आर्किगोनियम भी हमने देखा किस तरह की थी। आर्किगोनियम के अंदर एक इस तरह की स्ट्रक्चर थी बाहर की तरफ में, जिसको हमने बोला था ग्रीवा या नेक, और अंदर की तरफ में जो पार्ट अंदर दसा हुआ था थैलस के अंदर, उसे बोला था हमने वेंटर। वेंटर यानी कि अंड था। ठीक है, तो ये तो क्या था? हमारा वेंटर था, और ये हमारी क्या थी? नेक थी। ठीक है, अब ये जो नेक वाला पोर्शन होता है यहाँ पर होती है एनसीसी। उनकी संख्या होती है 6 तक, अधिकतम 6, मतलब अधिकतम 16 तक होती है, लेकिन 1 से 16 तक की संख्या हो सकती है। तो किसी में 1 होती है, किसी में 16 तक हो सकती है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं 6। यहाँ पर हमारे पास में क्या है? एनसीसी है। एनसीसी का मतलब नेक केनाल सेल है। ठीक है, अगर हम वेंटर की बात करें तो वेंटर के अंदर हमने क्या देखा था? वेंटर के हमने देखा है कि वेंटर के अंदर एक तो है एग सेल। ठीक है, कौन सी सेल है? एग सेल है। और दूसरी हमारी है ईसीसी। ईसीसी मतलब एग केनाल सेल। क्या है ये? एग केनाल सेल है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारा एक केनाल सेल, पहले इसको भी मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर एक केनाल सेल बोले या आप इसको बोले वीसीसी, वेंटर केनाल सेल, एक ही बात है ना। एक केनाल सेल या वेंटर केनाल सेल एक ही बात होती है, इसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो कहीं हम इसको एक केनाल सेल बोलते हैं, कहीं हम इसको वेंटर केनाल सेल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पानी की आवक हो जाती है, मतलब पानी आ जाता है। जहां पर ये गेमेटोफाइट पड़े रहते हैं, ये ग्रो होते हैं, डेवलप करते हैं, उस समय पानी आ जाता है।
जब पानी आ जाता है तो हमारी उसी समय पर हमारी जो आर्किगोनियम होती है वो परिपक्व हो जाती है। जैसे ही पानी इसके अंदर एंटर करता है, वाटर इसके अंदर एंटर करता है, जो इसकी एनसीसी और वीसीसी है या ईसीसी है, ये डीजनरेट होना शुरू करती है। जब ये डीजनरेट होती है तो एक विशेष प्रकार का रसायन, लाइक सिट्रिक एसिड, ऐसा रसायन ये स्रावित करती है। मतलब डीजनरेट होने की वजह से इसमें से एक रसायन स्रावित होता है। और वो रसायन क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ये, यहाँ पर ये डीजनरेट हो गया ना, डीजनरेट हो गई, ये भी डीजनरेट हो गए। डीजनरेट होने से इनकी में से एक रसायन निकलेगा, वो रसायन क्या होगा, पानी के अंदर फैल देगा, पानी के अंदर फैलेगा, और पानी के अंदर वो सब जगह चारों तरफ में फैलना शुरू करेगा। ठीक है। तो ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है, यहाँ पर हमारा ये स्पर्म है ग्रीन कलर का, ये स्पर्म क्या कर रहा है, ये यहाँ पर घूम रहा है, ये इधर उधर पानी में घूम रहा है। जैसे ही ये इस, जो इन्होंने जो सीक्रेशन किया है, जो भी रसायन इन्होंने छोड़ा है, इस रसायन के जैसे ही संपर्क में आएगा, इस रसायन के रेस्पॉन्स में ये यहाँ से चलता 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 चलता, जिधर जिधर से भी ये रसायन आया हो इसके पास में, वहां से होता 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 इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है। किसके अंदर, एनसीसी, मतलब जो हमारी नेक होती है, नेक से अंदर होते हुए चला जाएगा कहाँ तक, इस एक कोशिका तक, और यहाँ जाकर ये कर लेगा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे बोलेंगे हम जाइगोट। क्या बोलेंगे इसे हम, जाइगोट। ठीक है। समझ में आई भाई बात, दिख रहा है। ठीक है। तो ये जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट होगा, ये जाइगोट आगे डेवलप होगा किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो से हमारा बनेगा फिर स्पोरोफाइट प्लांट। क्या बनेगा भाई, स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा। ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर। समझिए अब इसको कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है। तो इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो सामान्य रूप से होती है। जैसे जनरली निषेचन होता है, एक स्पर्म और एक एग दोनों आपस में मिलते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। आर्किगोनियम के परिपक्व हो जाने पर, जब आर्किगोनियम परिपक्व हो जाती है तो इसकी एनसीसी और वीसीसी डीजनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी ये एनसीसी थी, ये सारी की सारी एनसीसी थी, नेक केनाल सेल, और ये यहाँ पर ईसीसी या वीसीसी हम इसको बोल सकते हैं, वेंटर केनाल सेल, ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट होने की वजह से इनमें से रसायन निकलता है ना। आर्किगोनियम में सेल के डीजनरेशन से सिट्रिक अम्ल तथा इसके लवण स्रावित होते हैं। तो कौन सा अम्ल निकलता है, ये ध्यान रखना है, सिट्रिक एसिड निकलता है। याद नहीं रहे तो रसायन निकलते हैं, इतना सा तो याद रह ही सकता है। लेकिन अगर सिट्रिक अम्ल याद रखता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो सिट्रिक एसिड यहाँ से निकलता है, और इसके लवण, मतलब जो साल्ट होते हैं इसके से रिलेटेड, वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। जो स्पर्म को आर्किगोनियम तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। कैसे पहुंचाते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है। केवल एक स्पर्म ही अंड से निषेचन कर पाता है। अब यहाँ पर हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन केवल अंड घुसेंगे सारे, यहाँ से यहाँ तक चल, इसके पीछे पीछे बहुत सारे स्पर्म आते रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे स्पर्म आपको दिखेंगे लाइन से बने हुए, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे चले जाएंगे, लेकिन केवल एक स्पर्म ही जो है वो इस अंड के साथ में निषेचन कर पाएगा। मतलब जो ताकतवर होगा स्पर्म, वो यहाँ तक पहुंच पाएगा, जो दूसरे कमजोर होंगे वो रास्ते में ही नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ तक केवल एक ही स्पर्म पहुंचेगा और वही निषेचन कर पाएगा। पहुंचेंगे इस अंडा के अंदर तो बहुत सारे पहुंच जाएंगे, लेकिन निषेचन केवल एक से ही होगा। एक बार निषेचन होने के बाद में दूसरे जितने भी स्पर्म होंगे वो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। तथा निषेचन के पश्चात एम्ब्रियो का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात में जो जब फर्टिलाइजेशन से निषेचन होता है तो निषेचन से बनने वाली जो संरचना है उसको हम बोलते हैं जायगोट जनरली। ठीक है। और फिर उससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जब निषेचन हो जाता है तो फिर सीधा क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेवलपमेंट करते हैं एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख लो, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का डायग्राम है। सबसे पहले क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज जो सेल है वो हमारे यहाँ पर है। इस फर्टिलाइज सेल के अंदर एक डिवीजन होता है बीच में से, जिसे बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है ना। उस अनुप्रस्थ विभाजन से दो तरह की सेल बनती है। एक ऊपर वाली जो सेल होती है उसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल। कौन सी सेल बोलते हैं, सस्पेंसर सेल। ये हमारी जो है सस्पेंसर सेल है, ऊपर वाली सेल। ठीक है। और नीचे वाली जो सेल है वो एम्ब्रियोनिक सेल होती है। नीचे वाली जो कोशिका है वो क्या होती है, एम्ब्रियोनिक सेल होती है। ठीक है। अब ये जो सस्पेंसर सेल होती है तो ऐसी कैसी रह जाती है, इसमें तो कोई चेंजेस होता नहीं है, यहाँ पर ये ऐसी कैसी रह जाएगी। बाकी जो नीचे वाली जो सेल है वो फिर से डिवाइड होगी, इस तरह से दो भाग बनाएगी, फिर और डिवाइड होगी इस तरीके से। ठीक है। और फिर इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की संरचना, इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, इस तरह की संरचनाएं बनती रहेंगी और इस तरह की संरचनाएं बन जाएंगी। ठीक है। ऐसे चार सेलुलर, जैसे चार सेलुलर हो गया, एक ही बात है ये। अब इसमें से क्या होगा, इनमें से
इनमें से कुछ कोशिकाएं, जैसे ऊपर वाली जो 2 कोशिकाएं होंगी वो तो बनाएंगी शूट। ये जो ऊपर वाली 2 कोशिकाएं हैं ये तो क्या बनाएंगी, शूट बनाएगी, ठीक है। और इसमें जो पार्श्व वाली कोशिका होती है, ये कोशिका जो बनाएगी ये बनाएगी लीफ, और ये वाली कोशिका जो है ये भी स्टेम में भाग लेगी। तो इस तरह से अलग अलग कोशिकाएं जो होंगी वो अलग अलग काम करना शुरू करेंगे। हालांकि ये बारीक दिख रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, फिर भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह का होगा, यहाँ पर कंडीशन किस तरह की होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 4 सेल है हमारे पास में, इस तरह की 4 सेल हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो 4 सेल है इसमें से ये जो कोशिकाएं हैं, ये वाली कोशिकाएं ये तो बनाएंगी फुट। क्या बनाएंगी, फुट, ठीक है। ये बनाएगी यहाँ पर स्टेम, अब दिख रहा होगा आपको, ये बनाएगी स्टेम। और ये वाली जो कोशिका है ये बनाएगी लीफ। क्या बनाएंगी, लीफ बनाएंगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनती है, और आगे चलकर ये जो है शूट और रूट और फूट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो है ये बहुत धीरे धीरे वृद्धि करता है, एक साथ वृद्धि नहीं करता है, धीरे 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 इसमें डेवलपमेंट होता है। पूरा डायग्राम आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए पूरा डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। कहाँ से लीफ बन रही है, किस तरह की शूट, शूट का फॉर्मेशन किसी और है। तो देखो अब ये आगे जब बड़ा हो जाता है, इस तरह का बड़ा हो जाता है, फिर और ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो ये इस तरह कंडीशन हो जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो लीफ बनाता है, ये वाला पार्ट लीफ बनाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो शूट बनाएगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा नीचे वाला ये बनाएगा रूट, ठीक है। ये रूट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि इस वाले पार्ट से तो क्या बनेगी, रूट बनेगी। इस वाले पार्ट से बनेगी आपकी लीफ, और इस वाले पार्ट से जो यहाँ पर है इस वाले पार्ट से बनेगा आपका शूट यानी कि स्टेम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बनते हैं। तो रूट, शूट और स्टेम का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि हमारा स्पोरोफाइट तैयार हो जाता है वापस से, जिसमें जिस स्पोरोफाइट के अंदर रूट थी, शूट था और स्टेम, मतलब रूट, शूट और लीव्स थी, मतलब पत्ती थी, है ना, पत्ती थी, तना था और जड़ थी, वो सारे के सारे यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो का निर्माण जो होता है यहाँ पर वो मंद गति से होता है। मंद गति का मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चलता रहता है, बिल्कुल धीरे 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 आराम से यहाँ पर विभाजन होता है। और विभाजन होने से इसमें आप देखोगे काफी सारा समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर जो समय होता है वो बहुत ज्यादा यूज में आता है। इसमें कई साल लग जाते हैं, कई साल मतलब कोई गारंटी नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे होता है इसलिए काफी सारा टाइम लगता है। इसमें जो प्रथम विभाजन होता है, फर्स्ट विभाजन, वो अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ का मतलब 2 बराबर भागों में इसको बांट देता है। ये वाली जो कंडीशन है ये अनुप्रस्थ विभाजन की अवस्था है। ये हमारे पास पहले एम्ब्रियो था, ठीक है। इस एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो जायगोट था हमारा, इसके अंदर यहाँ से बीच में से 2 कोशिकाएं बनती है विभाजन होने से, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, जिसमें एक ऊपरी सस्पेंसर सेल तथा निचली एम्ब्रियोनल सेल बनती है। तो ऊपरी जो सेल होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल बोलते हैं। कौन सी सेल बोलते हैं, सस्पेंसर सेल, ठीक है। सस्पेंसर सेल, इसका काम क्या है, इसका काम पोषण प्रदान करना है बस, और कुछ काम नहीं है इसका। जो दूसरी नीचे की जो सेल होती है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल, कौन सी सेल बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल होती है, ये एम्ब्रियोनल सेल ही आगे डिवीजन कर पाती है। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए, बातें सारी क्लियर होनी चाहिए इसमें, है ना, बहुत जरूरी है ये। तो ये तो हमारी कौन सी सेल हो गई, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल हो गई, ठीक है। और ये कौन सी सेल होगी हमारी, एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। ये बन गई हमारी, ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल बनती है। अब ये जो सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती, ये जैसी की जैसी पड़ी रहेंगी, इसमें कोई विभाजन नहीं होगा। देखो यहाँ पर कोई विभाजन नहीं हो रहा है, ये ऐसी कैसी है ना। ये वाली कोशिका जो ब्लैक कलर में कर रहा हूँ वो सेम ऐसी की, बाकी दो जो नीचे वाली कोशिका थी वो डिवीजन करके 2 कोशिकाएं बनाती है इस तरह से, है ना। अब एम्ब्रियोनिक कोशिका में 2 उदग्र विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक विभाजन तो ये हो गया फर्स्ट विभाजन, और ये हो गया सेकंड विभाजन। तो 4 कोशिकाएं बन गई यहाँ पर, ये 4 कोशिकाएं, ये देख लो आप, ये 4 कोशिकाएं बन गई, ठीक है। ये कोशिकाएं फिर अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 8 कोशिकीय संरचना बनाती है। एक बार से फिर से डिवीजन होता है और 8 कोशिकीय संरचना बनती है। ऐसे फिर से यहाँ पर 8 कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 की जगह 8 कोशिकाएं, तो 8 कोशिकाएं संरचनाएं बनाती है जो 4-4 कोशिकाओं के 200 अपार बनाती है। अब इसी स्ट्रक्चर को आप देखोगे ना यहाँ पर, तो 4 कोशिकाएं तो आगे की तरफ इसमें और 4 कोशिकाएं इसके पीछे है, तो ये 8 कोशिकीय संरचना होती है इस तरह की। कितनी कोशिकीय, 8 कोशिकीय। ये तो 4 कोशिकीय संरचना थी हमारी, 4 कोशिकीय, और ये संरचना कौन सी है, 8 कोशिकीय संरचना है।
क्योंकि 4 हमें दिख रही है और 4 इसके पीछे की तरफ है, 2 सोपानों में होती है, 4 कोशिकाओं के 2 सोपान होते हैं, 2 सोपान का मतलब 2 लेयर होती है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। चलिए आगे चलते हैं। अब निचले सोपान की 2 कोशिकाएं तने तथा 2 कोशिकाएं पत्तियों का निर्माण करती है। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं इस तरह से बना दूं, इस कंडीशन को इस तरह से बना दूं, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर एक कोशिका यहाँ पर है, एक कोशिका यहाँ पर है। इसी तरह से इसके पीछे भी 2 कोशिकाएं हैं ये। तो अब ये जो नीचे की है ना, नीचे की 2 कोशिकाएं, ये कोशिका और ये कोशिका, ये दोनों तो मिलकर क्या बनाती है, स्टेम का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाती है, स्टेम का फॉर्मेशन करती है। और ये 2 कोशिकाएं हैं, ये वाली कोशिका और ये वाली कोशिका, ये क्या बनाती है, यहाँ पर लीफ बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, लीफ बनाती है। नीचे वाली कोशिकाएं हैं तो ये इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, लीफ तथा 2 कोशिकाएं पत्ती तथा प्राथमिक जड़ बनाती है। अब इनमें से एक कोशिका बनाएगी लीफ और एक कोशिका बना लेती है यहाँ पर, इन्हीं में से या तो दोनों कोशिकाएं लीफ बनाती है या फिर एक कोशिका यहाँ पर क्या बनाती है, जड़ भी बना लेती है ना। तो यहाँ पर एक जड़ भी हम बना देते हैं, एक ये रूट बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ऊपरी सोपान वाली जो कोशिकाएं होती है वो तिरछे विभाजन के द्वारा फूट का निर्माण करती है। अब ये ऊपर की कोशिकाएं, ये तो नीचे की कोशिकाएं थी भाई, और ये ऊपर की कोशिकाएं हैं। तो ये जो ऊपर की जो कोशिकाएं हैं, इनमें होता है तिर्यक विभाजन, इस तरह के विभाजन होते हैं इनमें। इसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, फूट बनता है। क्या बनता है भाई, फूट बनता है ना। फूट का निर्माण होता है जो चूस्कांक का कार्य करता है। चूस्कांक का मतलब है कि पोषण ग्रहण करने का कार्य करेगा ऐसे कैसे। यहाँ पर जो भ्रूण होता है, भ्रूण स्वतंत्र गैमेटोफाइट से अलग होने तक इससे पोषण प्राप्त करता रहता है, जब तक कि ये गैमेटोफाइट पर लगा हुआ है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसके अंदर बन रही है, ये स्ट्रक्चर बन रही है आर्किगोनियम के अंदर। ये आर्किगोनियम का लेयर है, ये बाहर वाला, ये आर्किगोनियम है, ये आर्किगोनियम है। और इस आर्किगोनियम के अंदर ये जो कोशिका है, इस कोशिका में ये सारी चीजें हो रही है, इसी कोशिका के अंदर हो रही है सारी चीजें। मतलब ये स्ट्रक्चर भी यहीं पर है, इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो जब तक ये गेमेटोफाइट से अलग नहीं हो जाती, तब तक तो गेमेटोफाइट से ये पोषण लेती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये बाहर की तरफ में अपनी जो जड़ होती है उसको नीचे की तरफ में उतार देती है, जमीन के अंदर उतार देती है। जमीन के अंदर जैसे ही उतारती है, फिर ये अपना खुद का पोषण लेना शुरू करती है। तो इसके पोषण के लिए इसको बैक्टीरिया, उसकी फंगस की जरूरत होती है। ठीक है ना, किसकी जरूरत होती है, फंगस की जरूरत होती है। ठीक है, तो पोषण लेना प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करती है। इसमें प्रथम मूल की उत्पत्ति एक्सोजीनस होती है। एक्सोजीनस का मतलब बहिर्जात, मतलब बाहर से ही जो है मूल यहाँ पर बन जाती है। अंदर की तरफ से डिवीजन से नहीं बनती, बाहर ही जो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये मूल बनाने का काम कर लेता है इसमें। कहने का मतलब है, इसको समझने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसको हटाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये कोशिका जो है हमारी क्या कर रही है भाई, रूट का फॉर्मेशन कर रही है। कौन सी कोशिका, ये वाली कोशिका हमारी रूट का फॉर्मेशन कर रही है। मान लेते हैं ये वाली कोशिका है, और मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ये वाली कोशिका रूट का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये वाली कोशिका जब रूट का फॉर्मेशन कर रही होती है, तो ये बाहर ही ऐसे लंबी हो जाती है, और लंबी होकर क्या बना लेगी, रूट बना लेगी। इस तरह की कंडीशन को तो हम बोलेंगे एक्सोजीनस अवस्था। ठीक है, और अगर मान लो ये कोशिका है, अब मैं इस कोशिका को यहाँ बना दूं, मान लेते हैं ये कोशिका, अब ये कोशिका वापस से इस तरह से डिवीजन करती है और बहुत सारी कोशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर की जो कोशिका है, अगर वो रूट का फॉर्मेशन करे, बाहर वाली ना कर कर अंदर वाली रूट का फॉर्मेशन करे, तो इसको बोलेंगे एंडोजीनसली। तो जो बाद की जितनी भी मूल होती है, तो प्राथमिक मूल है इसकी, प्राइमरी मूल। तो ये जो प्राइमरी मूल है, ये प्राइमरी मूल तो कैसी प्रोड्यूस होती है, एक्सोजीनस होती है, मतलब बाहर से उत्पन्न होती है। जबकि बाद की जितनी भी मूल्य की उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, एंडोजीनस होती है। बाद में जितनी भी मूल्य यहाँ से निकलेगी, इनके डिवीजन के बाद में इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो कभी इस कोशिका से मूल निकल रही है, कभी इस कोशिका से मूल निकल रही है ना, कभी इस कोशिका से मूल निकल रही है, तो ऐसे मूल निकलती है। तो जितनी भी रूट निकलती है वो कैसी होती है, एंडोजीनस होती है। प्राथमिक मूल जो होती है इसकी, वो एक्सोजीनस होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अतः इन्हें क्लेडोजीनस बोलते हैं, क्लेडोजीनस। तो इस तरह की जो मूल निकलती है, ऐसी कभी बाहर से निकले एक्सोजीनस भी हो रही है और एंडोजीनस भी हो रही है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है क्लेडोजीनस। क्या कहा जाता है, क्लेडोजीनस कहा जाता है। समझ में आई बात। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हो गया कि हमारा मूल भी बन गई, तना भी बन गया, यहाँ से बन गया हमारी रूट, यहीं से बन गया हमारी लीफ, और यहीं से बन गया हमारा शूट, और यहाँ से बन गया हमारा, इन दोनों कोशिकाओं से हमारा फूट। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर स्तंभ वृद्धि करके, अब स्तंभ कहाँ है, ये स्टेम है, ये स्टेम वृद्धि करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ये कर रहा है यहाँ पर, है ना। ये शूट वाला पोर्शन जो है ये वृद्धि कर रहा है, ये ऐसे। इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। ये शूट वाला जो पोर्शन है ये वृद्धि कर रहा है।
ये वाला पोर्शन वृद्धि कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये वाला पोर्शन वृद्धि कर रहा है। तो ये स्तंभ वृद्धि करता है, और वृद्धि करके गेमेटोफाइट जो होता है उससे बाहर आ जाता है, गेमेटोफाइट जो हमारा था उससे बाहर आ जाता है, और इस पर पत्तियां लगना शुरू हो जाती है। अब इनके ऊपर ये जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, इसके ऊपर पत्तियां लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। प्राथमिक स्तंभ अल्पजीवी होता है, जो स्तंभ बनेगा शुरुआत में वो तो होता है अल्पजीवी, ठीक है, मतलब थोड़े दिनों बाद वो नष्ट हो जाएगा। यह आधारीय भाग से एक अपस्थानिक उधर प्रोट्यूबरेंस उत्पन्न करता है। अब देखो, इस कंडीशन को समझने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ देखना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस वाली कंडीशन को देखने के लिए। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ये फालतू की चीज आ रखी है इसमें। देखो भाई, समझना है हमें, तो यहाँ ध्यान देंगे हम कि ये हमारा क्या बन गया था जी, यहाँ पर ये पत्ती बन गई थी और ये एक सूट बन गया, इस तरह से सूट बन गया और ये एक पत्ती बन गई, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर लीफ लगना शुरू हो जाती है, इस तरह से लीफ लगना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि ये अल्पजीवी होता है, अल्पजीवी होने की वजह से ये क्या करता है कि नीचे की तरफ में झुकाव देता है, अपना अपने आप को इस तरह से नीचे झुका लेता है। नीचे झुकाने के बाद में ये तो हो जाता है डिजनरेट, ये वाला पोर्शन तो डिजनरेट हो जाता है, और इसके ऊपर से है ना फिर यहाँ से ब्रांच निकलना शुरू हो जाती है। इस तरह से ब्रांचिंग पैटर्न इसका चलना शुरू हो जाता है जमीन के ऊपर। ये तो जमीन के नीचे की कंडीशन है, ये जमीन के ऊपर चलना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर फिर से नई पत्तियां लगना शुरू हो जाती है, और हमारा जो स्पोरोफाइट होता है वो बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा स्पोरोफाइट तैयार हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो अब इस चीज को ध्यान रखना, दिमाग में इस चीज को घुमा के रखना अपने में। आगे पढ़ते हैं। तो जो अपस्थानिक उधर प्रोट्यूबरेंस उत्पन्न करता है, जो अंत में क्षैतिज स्तंभ में बदल जाता है, ये प्रोट्यूबरेंस है, इसको हम बोलेंगे प्रोट्यूबरेंस। जो यहां से निकली ना स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जाएगा? प्रोट्यूबरेंस कहा जाएगा, प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। और बाद में यही जो है क्षैतिज स्तंभ के अंदर बदल जाएगी और ये स्तंभ आगे वृद्धि करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तरुण स्तंभ में प्रोटोस्टील पाया जाता है। अब शुरुआत का जो स्टेम स्टेम बन रहा है हमारा, प्राथमिक जो स्टेम बना, ये वाला जो प्राइमरी स्टेम बन रहा है, इस प्राइमरी स्टेम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर प्रोटोस्टील होता है। ये हमेशा खास बात होती है, सभी जितने भी टेरिडोफाइट है सबकी खास बात ये होती है कि इन सबके अंदर एक प्रोटोस्टील पाया जाता है। मतलब कोई सा भी टेरिडोफाइट हो, शुरुआती तौर पर उसके अंदर प्रोटोस्टील अवेलेबल होता ही है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है जी? प्रोटोस्टील बन जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटोस्टील पाया जाता है, लेकिन जब परिपक्व हो जाता है तो इसके अंदर प्लेक्टोस्टील पाया जाता है। प्लेक्टो का मतलब इस तरह से प्लेट नुमा स्ट्रक्चर में स्टील पाया जाता है। प्लेक्टोस्टील पढ़ा था हमने, प्लेक्टोस्टील, जिसमें यहाँ इसके सिरों पर प्रोटोजाइलम होता है और बीच में इसमें फ्लोएम भरा होता है। ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता है इसमें क्या भरा होता है? यहाँ पर फ्लोएम भरा होता है, और ये इस तरह की कंडीशन इसकी होती है हमारे किसकी? स्टील की। तो यहाँ पर जो स्टील मिलता है वो हमें कौन सा स्टील होता है? ये प्लेक्टो स्टील। इस स्टील को हम क्या बोलते हैं? प्लेक्टो स्टील बोलते हैं, ठीक है। और प्रोटो स्टील में प्रोटोजाइलम पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोटो स्टील, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो एम्ब्रियो होता है वो प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है, उसके ऊपर पत्तियां लग जाती है, स्तंभ बन जाता है। तो ये तो हुआ हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब बात करते हैं हम लाइफ साइकिल की। तो जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है हमारा, है ना? इसका जो लाइफ साइकिल है लाइकोपोडियम का, वो किस प्रकार का है? तो शुरुआत हमने कहाँ से की थी? देखो, शुरुआत हमने की थी इस स्पोरोफाइट प्लांट से, ठीक है। ये था 2n स्पोरोफाइट, 2n स्पोरोफाइट इस तरह का दिखाई दे रहा था हमारे। इसमें यहाँ पर लग रहे थे हमारे स्ट्रोबिलाई या कोन, ठीक है, स्ट्रोबिलाई या कोन लग रहे थे। इन कोन के अंदर क्या था? स्पोरेंजियम थे, और इन स्पोरेंजिया में लगते थे हमारे स्पोरोफिल थी, और स्पोरोफिल के अंदर ऊपर लग रहे थे स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या थे? हमारे स्पोर थे। क्या थे भाई? स्पोर थे। ये स्पोर हो जाते हैं जर्मिनेट, ये स्पोर जर्मिनेट हुए, नीचे गिरे, स्पोर जर्मिनेट हुए। जर्मिनेट होने से ये जो स्पोर है, स्पोर के जर्मिनेट होने से बना था हमारा ये क्या नाम है इसका? गेमेटोफाइट। ये गेमेटोफाइट हमारा, यहां तक हमने पढ़ा गेमेटोफाइट था। अब ये जो गेमेटोफाइट है, इस गेमेटोफाइट में हमने देखा कि एक आर्किगोनियम है और एक एंथ्रीडियम है। इन दोनों में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन से एक बन गया आपका एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो का फिर से क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। ये गेमेटोफाइट है, उस गेमेटोफाइट पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ और नया स्पोरोफाइट तैयार हो गया। तो ये इसका लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्पोरोफाइट की यहाँ से यहाँ तक की अवस्थाएं आप देखोगे, कहाँ से कहाँ तक की? ये स्पोरोफाइट है हमारा,
ये स्पोरोफाइट है, ये 2n स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये भी 2n स्ट्रक्चर है हमारी, ये भी 2n स्ट्रक्चर है हमारी। लेकिन यहाँ जो स्ट्रक्चर है इसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर एक डिवीजन होता है जिसे कहा जाता है मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन से जो स्पर्म स्पोर बनता है हमारा, वो क्या होता है, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। हेप्लॉइड का मतलब एन स्ट्रक्चर होता है, और इसी एन स्ट्रक्चर से हमारे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी एन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होने की वजह से ये भी क्या हो जाती है, 2n स्ट्रक्चर हो जाती है। अब यहाँ पर पूछता है हमारे से सवाल, ये हमारा सवाल है कि लाइकोपोडियम के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो अगुणित होता है या द्विगुणित होता है। तो लाइकोपोडियम का केवल गैमेटोफाइट जो होता है वो अगुणित होता है, और इसका जो स्पोर होता है लाइकोपोडियम का वो भी क्या होता है, अगुणित होता है, यानी कि एन प्रकार का होता है। जबकि जाइगोट की बात करें तो वो जाइगोट भी क्या होता है, 2n होता है। और आगे जो हमारा गैमेटोफाइट होगा जिसके ऊपर जो जो हमारा प्लांट होगा, वो प्लांट भी क्या होगा, 2n होगा। और जो भी स्ट्रक्चर होगी, स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है या स्पोरोफिल की स्ट्रक्चर है, वो सब क्या होंगे, 2n होंगे। बाकी स्पोर जो होगा वो n होगा, और गैमेटोफाइट जो होगा वो भी क्या होगा, n होगा। तो यहाँ पर ये चीज हमें याद रखने वाली होती है, ठीक है। सभी में ज्यादातर लगभग सभी प्रकार के जितने भी प्लांट होते हैं सब में लगभग यही संरचना हमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारा लाइकोपोडियम, और आज हमने जो है लाइकोपोडियम को कर दिया है फ्री, मतलब ये लाइकोपोडियम हमारा हो गया है पूरा। अब ये कितने लेक्चर में पूरा हुआ है ये तो आप काउंट करके देख लेना, ठीक है। मेरा तो लगभग पूरा लाइकोपोडियम मैंने करवा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है इसके अंदर तो आप उसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो नोट्स है आपको वो मिल जाएंगे एग्जाम A to Z पर। किस पे मिलेंगे, एग्जाम A to Z पर। और मैंने आपको ये भी बताया है कि मंडे को आपको आपका सिलेबस भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, सिलेबस, ठीक है। बॉटनी का जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा मंडे को वेबसाइट के ऊपर, इसी वेबसाइट के ऊपर exam.A2Z.in, ठीक है। तो मंडे को आपको इसको सिलेबस को यहाँ से प्रिंट कर लेना है, यहाँ से जाके आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। एग्जाम A to Z पे जाना, किसी भी कंप्यूटर की शॉप पे, और सिलेबस सेक्शन में जाना, बीएससी वाले सेक्शन में जाना। ऊपर ही ऊपर आपको मिलेगा बीएससी बीएड बॉटनी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। बीएससी बीएड ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड बॉटनी। और उसमें आप लेना पार्ट फर्स्ट, आप सेकंड के हो तो पार्ट सेकंड वाला ऑप्शन खोलना, और वहां से अपना ये जो सिलेबस है वो प्रिंट कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब हम लेते हैं विदा, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, जो होगा हमारा इक्विसिटम, ठीक है। इक्विसिटम के बारे में बात करेंगे। इक्विसिटम पढ़ने के बाद में, इक्विसिटम पढ़ने के बाद में हमारा ये जो है यूनिट फर्स्ट ये पूरा हो जाएगा। अब आप सिलेबस मिला लेना, आप में आपके कौन कौन सा टॉपिक जो है, कौन कौन सा पॉइंट जो है इसके अंदर आ रहा है, वही आपको पढ़ना है, और दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किताब में अगर देखोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना। किताब में अगर आपने देखा तो किताब तो क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाई हुई है ना, RRB MU, इधर से अपने पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, इधर से अपने भरतपुर वाली यूनिवर्सिटी, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से मिलकर ये किताब बनाई है, तो उसमें सबका एक ज्वाल मेल है। तो अपने को केवल वही पढ़ना है जो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।